हाय गाइस। आज हम यूपीएससी हिस्ट्री प्रीलिम सीरीज़ के एमसीक्यूज से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज से ही हमारी प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद अगर जब तक हम क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे हमारा वो टॉपिक कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। सो फर्स्ट टाइम में हम आज 10 एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी शॉर्ट्स और हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। सो वील स्टार्ट फ्रॉम Question 1. Lucknow Pact was held between A. Moderates and extremists, B. INC and Muslim League, C. INC and British, D. British and Muslim League. हमारा आंसर है B. Indian National Congress and Muslim League. It was happened between Indian National Congress and Muslim League. It was happened in 1916. In starting, Muslim League was not interested with Congress, but after the young Muslim leaders chose to work with Indian National Congress and made a Lucknow Pact. Separate electorate was considered in this pact for Muslims. सो हम कांग्रेसमैन मुस्लिम्स के लिए ये नहीं चाहते थे कि वो अपने एरिया में सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड करें, या फिर वो यंग मुस्लिम लीडर्स भी कांग्रेस के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन ओल्ड मुस्लिम लीडर्स कांग्रेस के साथ काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया तो यंग लीडर्स को समझ में आया कि विदाउट कांग्रेस के हम आगे सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने फिर लखनऊ पैक्ट साइन किया। तो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। क्वेश्चन 2. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट अबाउट मोंटेगू, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स? गाइस, पहले क्या होता था कि टाइम पे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आते रहते थे या फिर रेगुलेटिंग एक्ट्स आते रहते थे, तो उसमें ही था एक मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स या मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जो कि 1919 में आया था। इसके हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी फॉर द एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मतलब डायरकी मीन्स डबल रूल, और सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल्स होते थे। तो ये एग्जीक्यूटिव में प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस की थी इस एक्ट ने। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द प्रोविंस द गवर्नर कुड टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स ऑल्सो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाए तो प्रोविंस में, उस केस में गवर्नर के पास सारी पावर्स आ जाएंगी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की। थर्ड, द सिस्टम ऑफ कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट्स वाज फर्दर कंसोलिडेटेड। मीन्स कम्युनल इलेक्टोरेट्स को आगे बढ़ावा दिया गया। तो हमारा आंसर है डी, तीनों सही हैं। दिस एक्ट केम इन 1919। गवर्नर के पास स्पेसिफिक टाइप के सब्जेक्ट्स ऑलरेडी दिए गए थे जिनको रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स कहा जाता था। सेकेंड पॉइंट इज सेइंग कि गवर्नर चाहे तो इमरजेंसी में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स भी अपने पास ले सकता था। डायरकी में सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स थे। रिजर्व सब्जेक्ट्स ऑलरेडी गवर्नर के पास थे। डायरकी मीन्स डबल रूल, जैसा मैंने आपको अभी समझाया, दो लोगों का रूल। हियर गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ प्रोविंसेस। रिजर्व सब्जेक्ट्स में लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड, रेवेन्यू, इरिगेशन, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में एजुकेशन, हेल्थ, हेडेड बाय मिनिस्टर्स फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इलेक्टेड बाय नॉमिनेटेड मेंबर्स। So question third, which of the statements given above is are correct about Montagu, Chelmsford reforms or Montfort reforms? This act came in 1919 as मैंने आपको सेकेंड ऑप्शन बताया। सेकेंड, a bicameral legislature was introduced. Bicameral means also कि डुअल टाइप का लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड, the tenure of central legislative assembly was of 3 years and council of state had a tenure of 5 years. Fourth, the Council of State had only male members. Fifth, the legislatures could ask supplementary questions. तो ये हमारे सारे पॉइंट्स करेक्ट हैं कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस हुआ था इस मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के थ्रू, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर था वो था 3 years, और काउंसिल ऑफ स्टेट का टेन्योर था 5 years. द काउंसिल ऑफ स्टेट हैड ओनली मेल मेंबर्स. द लेजिस्लेचर कुड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस. इससे पहले सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते थे, बट यहाँ से लेजिस्लेचर्स कोड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आल्सो। सो ये सारे पॉइंट्स आप मेंस में भी लिख सकते हो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में। क्वेश्चन फोर्थ, हिस्ट्री, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी इन ब्रिटिश इंडिया। सेकेंड, द फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हैविंग टू ग्रो इंडिगो विथ बेयरली एनी पेमेंट फॉर इट। मीन्स फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे जो इंडिगो ग्रो की जा रही थी ज़बरदस्ती, और उसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिल रहा था, मतलब ऑलरेडी ना के बराबर।
गणेश शंकर विद्यार्थी एंड पीर मुनीश published the condition of चंपारण in their publications because of which they lost their jobs। मतलब इन्होंने अपनी पब्लिश की थी कंडीशन चंपारण के बारे में पब्लिकेशंस में, जिसकी वजह से इनकी नौकरी चली गई थी। फोर्थ, राजकुमार शुक्ला एंड संत राउत, अ मनी लैंडर हु ओन्ड सम लैंड, परस्यूडेड गांधी टू गो टू चंपारण एंड दस चंपारण सत्याग्रह बिगिन। मतलब राजकुमार शुक्ला और संत राउत ही जो वो मनी लैंडर्स थे जिन्होंने कुछ लैंड ओन करी थी, उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट करी, उन्हीं की वजह से गांधी जी चंपारण तक पहुंचे और सत्याग्रह बिगिन हुआ। सो हमारा आंसर है डी, सारे पॉइंट्स हमारे करेक्ट हैं। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, द 3 कठिया सिस्टम, मतलब कि 20 आउट ऑफ 3 पार्ट लैंड का जो कि एग्जिस्टेंस में था एक सेंचुरी भर से, जिसमें वो इंडिगो ग्रो करने की डिमांड करते थे, वो इस चंपारण सत्याग्रह के थ्रू वो प्लांटर राज का एंड हुआ। सो चंपारण सत्याग्रह बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और फार्मर्स के लिए भी। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट अबाउट खेड़ा सत्याग्रह। 1, द खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1918 was a सत्याग्रह मूवमेंट in the Kheda district of Gujarat in India organized by Mahatma Gandhi during the period of the British Raj। Second, it was the third Satyagraha movement which was launched 4 days after the Ahmedabad mill strike। सो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में एक सत्याग्रह मूवमेंट था जो कि गुजरात के ही खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था और महात्मा गांधी जी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था ब्रिटिश राज के टाइम पे। सेकंड, इट वाज द थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट विच वाज लॉन्च्ड 4 days आफ्टर द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। मतलब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद ये थर्ड ऐसा मूवमेंट था जो कि ना सत्याग्रह मूवमेंट था। थर्ड पॉइंट, गांधी ऑर्गेनाइज द मूवमेंट टू सपोर्ट पीजेंट्स हु वर अनेबल टू पे द रेवेन्यू बिकॉज ऑफ फेमाइन एंड प्लेग एपिडेमिक। गांधी ने ये पीजेंट्स को वर्कर्स के लिए मतलब ये रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया था ताकि वो बीमारियों से और जो टैक्स जो बीमारियों से मतलब कि उस साल जो अकाल आया था उससे जो पीजेंट्स उस वजह से टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो उसके लिए गांधी जी की डिमांड्स थी कि ना कि टैक्स इस साल बिल्कुल अबॉलिश किया जाए, नो टैक्स शुड बी पेड कैंपेन चलाया। सो फोर्थ पॉइंट, द स्ट्रगल वाज विड्रॉन व्हेन इट वाज लर्न दैट गवर्नमेंट हैड issued instructions that revenue should be recovered only from those peasants who could afford to pay। It was 1/4 of the total yield who can afford to pay। So स्ट्रगल के लिए मतलब इंस्ट्रक्शंस दी गई बाद में कि उन्हीं पीजेंट से अफोर्ड रेवेन्यू लिया जाएगा जो अफोर्ड कर सकते हैं पे करने के लिए, और ये 1/4 था टोटल यील्ड का। फिफ्थ पॉइंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकम द फॉलोअर गांधी जी ड्यूरिंग द खेड़ा मूवमेंट। सो इसमें भी हमारे सारे पॉइंट्स सही हैं, आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसमें मैंने सारे पॉइंट्स को जोड़ा है ताकि इसको आप बार बार देख के बार बार याद करके इसको आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप बाकी के सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका टॉपिक भी स्ट्रांग होगा, और आप एक बार टॉपिक स्ट्रांग हो गया तो आप सारे एमसीक्यूज सॉल्व ऑलरेडी कर ही सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन, which of the statements given above is are correct about Rowlatt Act? The Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1917, popularly known as the Rowlatt Act. It was a Legislative Council Act passed by the Imperial Legislative Council in Delhi on 18th March 1917, indefinitely extending the emergency measures of preventive indefinite detention, imprisonment without trial and judicial review enacted in the Defense of India Act 1916 during the First World War। So फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इस एक्ट को लाया गया था, और इसी एक्ट के थ्रू इसको बहुत अनार्कियल और रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट बोला गया, और जिसका नाम दिया रोलेट एक्ट, जो कि ब्रिटिश इंडिया में अप्लाई किया गया। हमारा आंसर है सी। ना ही फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये एक्ट 1917 में नहीं 1919 में लाया गया था। और सेकंड पॉइंट हमारा इसलिए गलत है क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1916 में नहीं 1915 में लाया गया था। So it was a Legislative Council Act passed by the Imperial Legislative Council in Delhi on 18th March 1919, indefinitely extending the emergency measures of preventive indefinite detention, imprisonment without trial and judicial review enacted in the Defense of India Act 1915 during the First World War। इस रूल में, इस एक्ट में जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था,
जो भी इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल हो जाता था, तो इसलिए उसको बहुत रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट बोला गया था। क्वेश्चन 7th, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट अबाउट रोलेट एक्ट? ए, द अनपॉपुलर लेजिस्लेशन प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑफ द प्रेस। बी, अरेस्ट विथ वारंट, इंडेफिनिट detention without trial, and juryless in cameras trials for prescribed political acts. D, the accused were denied the right to know the accusers and the evidence used in the trial. क्वेश्चन 7th का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 एंड 4, क्योंकि हमारा सेकंड इसलिए गलत है, अरेस्ट विदाउट वारंट था, अरेस्ट विथ वारंट नहीं था। और रोलेट एक्ट के बारे में, द लेजिस्लेशन प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑफ प्रेस के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दी गई थी, इनडेफिनेट डिटेंशन कर दिया गया था, और कैमरास में ट्रायल के लिए भी कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, और एक्यूजर्स वर डिनाइड द राइट टू नो द एक्यूजर्स एंड द एविडेंस यूज्ड इन द ट्रायल। उनको एक्यूजर्स को बताने की ज़रूरत नहीं थी कि क्या ट्रायल में रीज़न यूज़ किया गया है, तो इसलिए ये बहुत ही जो मैंने यहाँ पे बताया था अनार्कियल और रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट था। क्वेश्चन 8, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी इज नोन एज? हमारा आंसर है बी, हंटर कमीशन। आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर, हंटर कमीशन वाज फॉर्म्ड, जिसको डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन 9th, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट अबाउट खिलाफत मूवमेंट? ए, द खिलाफत मूवमेंट 1919 से 24 was a political campaign launched in British India over British policy against Afghanistan and planned dismemberment of Afghanistan after World War I by Allied forces. B, leaders participating in the movement including Shaukat Ali, Muhammad Maulana Ali Johar, Hakim Ajmal Khan and Abul Kalam Azad, some of whom were seeking to restore the Caliph of Ottoman Caliphate, while others promoted Muslim interest and to bring the Muslim in national struggle. C, Mahatma Gandhi had supported the movement as a part of his opposition to British Empire, and he also advocated wider non-cooperation movement. At the same time, Vallabhbhai Patel, Bal Gangadhar Tilak and other Congress figures also supported the movement. हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जो सी 3 पॉइंट्स हैं उसमें हमारा आंसर है बी, 2 and 3 ओनली, क्योंकि ये जो खिलाफत मूवमेंट था इट वाज नॉट अगेंस्ट अफगानिस्तान, इट वाज अगेंस्ट टर्की। सो टर्की में जो मुस्लिम लीडर्स थे, सो उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। शौकत अली, मोहम्मद मौलाना अली, इन लोगों ने जो ओटोमन एम्पायर था उसके आगे जो मुस्लिम्स थे उनके लिए इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया था। और महात्मा गांधी ने भी इसको सपोर्ट किया था क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदूज और मुस्लिम्स में यूनिटी बनी रहे। इसके लिए महात्मा गांधी ने इनको सपोर्ट किया था ताकि मुस्लिम्स को भी ऐसा लगे कि हिंदूज उनके साथ हैं। और इसका आंसर हमारा बी, 2 and 3 ओनली, और इट वाज अगेंस्ट टर्की। क्वेश्चन 10th, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट अबाउट स्वराज? 1, the Swaraj Party, established as the Congress Khilafat Swaraj Party, was a political party formed in India on 1st January 1923 after the Gaya Annual Conference in December 1922 of the National Congress. 2nd, the most important leaders were Chittaranjan Das, its president, and Jawaharlal Nehru, its secretary. 3, Das and Nehru thought of contesting elections to enter the Legislative Council with a view to obstructing a foreign government. हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, 1 and 3 ओनली। स्वराज पार्टी, जिसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी बोलते हैं, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की गई थी 1 जनवरी 1923 आफ्टर द गया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1902 ऑफ द नेशनल कांग्रेस, जो कि हमारा सही है। The 2 important leaders were Chittaranjan Das, its president, and Jawaharlal Nehru, its secretary. So जो 2 important leaders की बात की गई है, चित्तरंजन दास वो इसके प्रेसिडेंट थे, बट मोतीलाल नेहरू थे इसके सेक्रेटरी, ना कि जवाहरलाल नेहरू। सो हमारा सेकंड पॉइंट गलत हो जाएगा। और थर्ड, दास एंड नेहरू थॉट ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल विथ अ व्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिंग अ फॉरेन गवर्नमेंट। सो इसमें हुआ यह था कि जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करना चाहते थे, बट इससे
नो चेंजर्स नाराज़ हो गए थे, क्योंकि वो चाहते थे, नो चेंजर्स मीन्स गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो चाहते थे कि ना स्वराज पार्टी के जो लोग हैं वो उनका साथ दें रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में। अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बनते हैं तो फिर वो सरकार के अंडर में बंद के रह जाएंगे, फिर वो रिवोल्यूशनरीज एक्टिव एक्शंस लेने में सक्षम नहीं रहेंगे। इसलिए बट फिर भी लास्ट में गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया और फिर उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करने के लिए, इलेक्शन लेने के लिए उनको सपोर्ट किया, और बाद में इन्होंने काफ़ी काम भी किया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सो दोस्तों, अभी के लिए हमारे 10 MCQs ख़त्म हुए। एक बार आप उसके चैट्स को दोबारा देख सकते हैं, और हमारी शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट को भी एक बार प्लीज़ चेक कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करोगे उससे ज़्यादा, उसी से आपके टॉपिक्स ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। सो प्लीज़ चेक आउट आवर प्लेलिस्ट।